जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो हमें तारीख़ी हवाले से हम देख सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक़ जो कश्मीर से है वो क्या है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो रियासत जम्मू कश्मीर थी जिसकी बुनियाद पे ये सारा मसला आज मसला कश्मीर है, उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत और उसकी शमूलियत क्या है। ये दो अलग अलग मेरे ख़्याल में मौज़ूआत हैं। तो इन दोनों को हम देख लेते हैं। अगर हम तारीख़ी हवाले से बात करें तो हमें ये मिलता है कि तारीख़ के अंदर गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के साथ बहुत क्लोज़ एक लिंक उसका इस्टेब्लिश होता है। तारीख़ के हर को देखने के दो असल में एस्पेक्ट हैं। हमें इस चीज़ को भी सबसे पहले समझना पड़ेगा कि तारीख़ अमूमन जो होती है वो बादशाहों की दास्तान के तौर पे हमारे सामने आती है, जो लिखी जाती है मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर जो बादशाह गुज़रे हैं उनकी तारीख़ लिखी जाती है। अगर आप देखें तो आपको दिल्ली की तारीख़ बहुत सिग्निफिकेंट मिलेगी। दिल्ली के अंदर क्या था, कहाँ थे लोग, कैसे होते थे। आपको आगरा की तारीख़ मिलेगी और दिल्ली और आगरा की ख़ास बात यह है कि वो दारुल हुकूमत थे। लेकिन अगर उससे आप बाहर निकल के आप हरियाणा के इलाके की बात करें, करनाल का इलाका दिल्ली के साथ या रोहतक हिसार का इलाका जो दिल्ली के साथ आता है, तो वहाँ पे आपको तारीख़ बहुत कम मिलेगी। उसके जो तारीख़ के अंदर शवाहिद हैं उस इलाके में कौन कौन रहा, कैसे रहा, क्या किया उसने, आपको बहुत कम चीज़ें मिलेंगी। पानीपत की तारीख़ उसकी निस्बत बहुत गैर मारूफ सा कस्बा है, लेकिन चूँकि वहाँ बड़ी लड़ाइयाँ हुई तो इसलिए हमें पानीपत की तारीख़ बहुत नुमायाँ होके हमारे सामने आती है। तो ये जो ख़ित्ता है गिलगित बल्तिस्तान का, जब इसको हम तारीख़ के तनाज़ुर में देखते हैं तो हमें कुछ इसकी जो मख़सूस जुग़राफ़ियाई और ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं उसके साथ देखना होगा कि ये ख़ित्ता एक इंडिपेंडेंट था। इसका दीगर ख़ित्तों के साथ ताल्लुक़ हमेशा बहुत कम रहा है। उसकी वजह इसकी जुग़राफ़ियाई पोज़ीशन थी कि इस ख़ित्ते के अंदर जो ज़मीन थी वो हमवार नहीं है। वहाँ पे वसाइल बहुत कम थे। वसाइल कम होने की वजह से आबादी बहुत कम थी और आबादी कम होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका ख़राज बादशाहों को नहीं जाता था, इसलिए उनकी कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी इस ख़ित्ते के साथ नहीं रही। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जो है तारीख़ के अंदर कि ये ख़ित्ता कब, कहाँ, किसके साथ रहा, इसके बहुत ज़्यादा शवाहिद वहाँ से नहीं मिलते। तो लेकिन एक चीज़ ये यहाँ पे वाज़ेह होनी चाहिए कि जहाँ पे हमारे पास अगर इस तरह की तारीख़ नहीं मिलती, चूँकि वहाँ पे कोई बड़ी सल्तनत कायम नहीं हुई, किसी सल्तनत का वो पाया तख्त, किसी बड़ी सल्तनत का वो पाया तख्त नहीं रहा। और इसके अलावा जो हम अगर इस ख़ित्ते को देखें तो यहाँ पे कोई बड़ी-बड़ी जंगें नहीं लड़ी गईं, यहाँ पे कोई बड़ी मज़ाहमती तहरीक नहीं रही, यहाँ पे किसी किस्म की कोई ऐसी ख़ास उसकी नुमायाँ खूबी नहीं थी जिसकी वजह से कि वो तारीख़ में बहुत नुमायाँ होके आती। तो इसलिए हमें तारीख़ में कोई बहुत शवाहिद नहीं मिलते। तो जो इस तरह के इलाके होते हैं उनको देखने के लिए हमारे पास कुछ और टूल्स होते हैं कि हम उसकी ज़बान को देखते हैं, हम उसके कल्चर को देखते हैं कि उसका ताल्लुक़ किसके साथ रहा। फिर ये है कि उन लोगों का जो आमदो-रफ़्त थी, उनका जो बैरूनी राब्ते थे वो किस ख़ित्ते के साथ थे। इस तरीके से हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये ख़ित्ता किससे मरबूत था, किस दूसरे इलाके से मरबूत था, या किस बड़ी सल्तनत से, या किस बड़ी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी अगर आप देखें तो आपको ये भी एक तारीख़ी और जुग़राफ़ियाई हकीकत है कि ये दुनिया के चंद एक उन ख़ित्तों के अंदर है जहाँ सबसे ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। और फिर यहाँ पे मुख्तलिफ़ आपको कल्चर्स मिलते हैं। आपको पामीर का कल्चर अलग मिलेगा, आपको लद्दाख का कल्चर अलग मिलेगा, आपको गिलगित का कल्चर चिलास से मुख्तलिफ मिलेगा, जो नगर का कल्चर है वो हुंज़ा से मुख्तलिफ मिलेगा। और इसकी वजह से यहाँ पे अलग ज़बानें, अलग कल्चर इसलिए हैं कि यहाँ पे लोगों की आपस में आमदो-रफ़्त बहुत कम रही है। दूसरी चीज़ ये है कि इस ख़ित्ते का जो ज़मीनी रास्ते थे जिनसे इनका ताल्लुक़ था, अगर आज हम देखें तो ख़ित्ते जो गिलगित बल्तिस्तान है उसका राब्ता जो पाकिस्तान के साथ है वो दो बड़ी शाहराहों की ज़रिए जो है वो मुंसलिक होता है पाकिस्तान के साथ। एक कराक्रम हाईवे है और दूसरी उसी की एक एक्सटेंशन जो है जो बाबूसर का रास्ता कागान नारान के रास्ते आता है, और दूसरा बशाम और थाकोट के रास्ते हम इंटर होते हैं ज़िला कोहिस्तान से। तो इन दोनों सड़कों को अगर आप देखें तो ये दोनों जो रास्ते हैं, जो कराक्रम हाईवे है
जो बाबूसर का रास्ता है वो तो 21वीं सदी में बना है, सन 2000 के बाद वो डेवलप हुआ और उसके ऊपर तामीर हुई और वो रास्ता खुला है आवाम के लिए। तो कराक्रम हाईवे निस्बतन एक पुराना रास्ता है, लेकिन इसकी भी जो शुरुआत हुई है वो, इसका आगाज़ जो है, इसका सर्वे और इसका आगाज़ जो है वो 1956 में हुआ और 1986 में जाके ये आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था ये रास्ता। तो इससे पहले हमें इसी रास्ते के ऊपर कोई सड़क बाकायदा तौर पे नहीं मिलती। और जो इससे पुराना रास्ता था वो भी उस वक्त है कि जब गलगित एजेंसी को ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी, अपना बरतानवी हुकूमत ने पट्टे पे लिया था महाराजा कश्मीर से, तो उसने लिंक किया था हवेली के साथ, जो एक कच्चा रास्ता जो जानवरों के लिए यहाँ पे बनाया गया था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कोहिस्तान और जो बाकी पाकिस्तान का सवात और जो इलाके हैं पाकिस्तान के, हज़ारा का इलाका जो उससे मुंसलिक है, इसके साथ कोई भी कुदरती रास्ता गलगित बल्तिस्तान रीजन का नहीं है। गलगित बल्तिस्तान रीजन के जो कुदरती रास्ते हैं वो हमेशा कश्मीर के साथ मुंसलिक रहे हैं। वो चाहे करगिल के रास्ते से कर दो और करगिल का रास्ता हो, या श्रीनगर का जो रास्ता हो उसका था, या तीसरा रास्ता जो स्कर्दू की तरफ से नीलम वैली और फिर लोलाब के अंदर बुडगाम के रास्ते वहाँ से जाता है। ये 3-4 बड़े रास्ते हमेशा रहे हैं जिनसे आमदोरफ्त होती रही है और चलते रहे। कल्चर के असरात को हम गलगित बल्तिस्तान के अंदर मज़ीद अगर देखें तो आप के इल्म में होगा कि कश्मीर को ईरानी इन्फ्लुएंस की वजह से ईरान सग़ीर कहा जाता है, और उस इन्फ्लुएंस को अगर आप देखें तो आपको उसका बहुत नुमायाँ असर पूरे गलगित बल्तिस्तान के ख़ित्ते में नज़र आता है, और फिर उसके बाद उसकी एक्सटेंशन आपको कश्मीर वैली के अंदर नज़र आती है। पूरे पाकिस्तान के अंदर हज़ारा जो उससे मुंसलिक इलाका है या सवात उससे मुंसलिक इलाका है, वहाँ पे आपको उसका किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह जो वुस्त एशिया के असरात हैं वो भी आपको खाने के अंदर, रहन सहन के तरीक़ों के अंदर, तामीरात के अंदर और ज़बान के अंदर आपको वहाँ पे भी मिलेंगे। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो वैली है, कश्मीर वैली, वहाँ पे भी मिलेंगे और गलगित बल्तिस्तान के अंदर मिलेंगे। और यहाँ पे ये चीज़ भी नोट करने वाली है कि जो कश्मीर के अंदर इस्लाम की तबलीग थी वो भी वुस्त एशिया के रास्ते और ईरान के रास्ते, जो अब ताशकंद का जो रास्ता है, यहाँ से आई है। वो पाकिस्तान में जो बाबुल इस्लाम सिंध बना था वहाँ से भी नहीं आया इस्लाम कश्मीर के अंदर, और जो दूसरा मालबार का जो रास्ता था जहाँ पे साउथ इंडिया के अंदर इस्लाम आया था, उस रास्ते से भी नहीं आया। ये दोनों रास्ते नहीं थे कश्मीर का इससे। तो ये हम कल्चरल के हवाले से जब भी देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि ये ख़ित्ता हमेशा मुंसलिक रहा है कश्मीर के साथ। और फिर इसके अंदर अगर एक चीज़, बहुत नुमायाँ चीज़ जो हमें महाराजा गुलाब सिंह के अहद से पहले हमें मिलती है कि तो आखिरी कश्मीर की आखिरी जो इंडिपेंडेंट सल्तनत थी चक ख़ानदान की, यूसुफ या चक और दीगर जो चक ख़ानदान की हुकूमत थी, वो भी, उनका ताल्लुक़ चक ख़ानदान का वो गलगित बल्तिस्तान से था और पूरे इलाके के ऊपर उनकी हुकूमत थी। और वहाँ पे उस वक्त ये इलाका गलगित बल्तिस्तान का और कश्मीर ये एक ही रियासत थी, जिसके बाद वहाँ पे मुग़लों की हुकूमत आई और उसके बाद अफ़गानों की और फिर सिखों की, और फिर मुख्तलिफ़ इलाक़ों अदवार में ये ख़ित्ते के अंदर जो मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ आती रहीं और ये मुख्तलिफ़ बढ़ता रहा। लेकिन फिर जब महाराजा कश्मीर ने जो इलाका एक्वायर किया था अंग्रेज़ों के साथ बैनामा अमृतसर के बाद, जो 84,000 मरबा मील की रियासत थी, उसके अंदर भी ये इलाका शामिल हुआ, और फिर उसके बाद से लेकर 1947 तक ये एक रियासत रही। और अंग्रेज़ों ने, अगर जो एक बड़ा यहाँ पे ये भी पॉइंट नोट करने वाला है कि यहाँ पे अगर हम ये कहें कि ये अंग्रेज़ों ने महाराजा को दिया और उसकी वजह से एक रियासत थी, वरना इसका ताल्लुक़ नहीं था, अगर ये एक बाउंडिंग फ़ोर्स जो है इसको हम डिनाई करते हैं तो हमें फिर बहुत सारी चीज़ें डिनाई करनी पड़ेंगी। हमें फिर ये भी डिनाई करना पड़ेगा कि अटक तक का इलाका तो अफ़गानिस्तान का हिस्सा रहा है, ये तो पाकिस्तान या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था। ये भी सिखों के दौर में हुआ और उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसको किया, जो ड्यूरेंट लाइन जो उन्होंने बनाई तो उससे बलूचिस्तान का बहुत सारा इलाका वहाँ पे हुआ। इसी तरह तारीख़ के अंदर मुग़लों के अहद में
आसाम का इलाका या जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, सेवन सिस्टर स्टेट्स जिन्हें कहा जाता है इंडिया की, वो सारे का सारा इलाका वो आसाम अपना बर्मा और उससे आगे की दीगर सल्तनतों का हिस्सा रहा है। वो कभी भी हिंदुस्तान का, वो मुग़लों के अहद में भी हिंदुस्तान का नहीं था, उसे अंग्रेज़ों ने फ़तह किया था और आज भी हिंदुस्तान का। तो हमें फिर पूरे हिंदुस्तान का जो जोग्राफिया है उसको ही डिनाई करना पड़ेगा अगर इस एक बाउंड को हम डिनाई कर देते हैं यहाँ पे कि देखें महाराजा, जब महाराजा कश्मीर में बैनाम अमृतसर हुआ और उसके बाद महाराजा ने जो लेने शुरू किए, इलाकों पे कब्ज़ा करना शुरू किया, मकबूजा कश्मीर में वैली के अंदर किया, बुडगाम का जो इलाका था, लोलाब की दीगर वैलियों के अंदर, और उसी दौरान ही जो मौजूदा आज़ाद कश्मीर का इलाका है वो भी फ़तह हुआ और फिर उसके बाद ये इलाका भी फ़तह हो गया। ठीक है, अब इसमें इसकी कोई मतलब वो नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो आप रियासत पुंछ को देखें तो वो भी एक झैली रियासत थी और 1930 तक का इलाका अरसा जो है 1930 के करीब जो है 1926-27 के अंदर वो बाकायदा महाराजा के पास आई है, वरना उससे पहले वो एक अलग गद्दी थी और अलग रियासत थी। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान अलग रियासत नहीं थी। 1920 के अंदर जो उस वक्त बरतानवी हुकूमत थी उसने महाराजा से इसे पट्टे पर लिया था, अमलदारी महाराजा की थी, और 1947 से पहले बरतानवी हुकूमत ने इसे दोबारा महाराजा को लौटा दिया था, जिसकी निशानी के तौर पे जो महाराजा का रिश्तेदार था जनरल घनसारा सिंह, उसने जाके उसका चार्ज लिया था और उसको वो दिया था। तो ऐसा कभी नहीं रहा कि ये महाराजा के से अलग रहा है, ये उसी के, लेकिन एक लीज़ पे इस खित्ते को कुछ अरसे के लिए अंग्रेज़ों ने लिया। और ये बेलशिक इनकलाब जब आया रूस के अंदर, और रूस ताशकंद का इलाका जो है, ताजिकिस्तान का इलाका जब उन्होंने फ़तह कर लिया, तो चूँकि ये इलाका मुंसलिक है, वाखान की पट्टी के बिल्कुल नज़दीक पड़ता था, और यहाँ पे चाइना के अंदर भी जो हालात थे वो उस वक्त पहली जंग अज़ीम के बाद बिगड़ना शुरू हो गए थे, वहाँ पे भी कई तरह की कम्युनिस्ट बगावतें हो रही थी। तो इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस के लिए अंग्रेज़ों ने इसे अपनी अमलदारी का, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, दर्दिस्तान एक ख़ित्ते का नाम था, किसी रियासत का नाम नहीं था। और दर्दिस्तान का ख़ित्ता जो है, जो दो ख़ित्तों से अलग है, एक गंधारा के अंदर जहाँ पे बुद्धिस्ट जो रेवोल्यूशन है वो अपने उरूज पे था, उनकी बेशुमार टेक्सला के अंदर उनकी इबादत गाहें भी थी बड़ी, उनकी बड़ी दरसगाहें भी थी, दानिशगाहें भी थी, और उसी की एक्सटेंशन जो है वो खित्ते जो गंधारा है उससे आगे का जो इलाका है उसे दर्दिस्तान कहा जाता है, जिसके अंदर नीलम वैली है, लोलाब वैली है, ऊपर का जो नीलम वैली से फिर अगर ताओबर्ट से ऊपर की तरफ आप जाएं तो शोंटर पास को आगे क्रॉस करके जो गिलगित का इलाका है, यहाँ पे बड़े सिग्निफिकेंट असरात हमें नज़र आते हैं। आप जानते हैं कि जो ख़ुद अपना केल के अंदर जो वो मशहूर है मंदिर शारदा मंदिर जो है वो भी एक बुद्धिस्ट इबादतगाह रही है, जिसको बाद में हिंदू ने उसे कन्वर्ट किया उसके अंदर। और फिर अगर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जाएं तो आपको जगह जगह बुधा के मुजस्मे भी मिलते हैं, बुधा की छबियाँ बड़ी बड़ी चट्टानों को तराश के बनाई गई हैं। तो ये उसके एक्सटेंशन का जो मेरी मालूमात हैं उसके, ये बाकायदा कोई रियासत नहीं रही कभी। देखिए, मौजूदा दौर के अंदर जो जोग्राफियाई अहमियत है वो गिलगित बल्तिस्तान की एक दफ़ा फिर बहुत बढ़ गई है। जैसे कि हमने पहले किया कि अंग्रेज़ों ने इसे लीज़ पे उसी वक्त लिया था जब चाइना के अंदर कई तरह की कम्युनिस्ट बगावतें चल रही थी, और दूसरी तरफ जो इनकलाब है वो ताजिकिस्तान तक पहुंच गया था, रूसी इनकलाब। तो उस वक्त भी ये खित्ता बहुत अहमियत का हामिल बन चुका था। और आज एक दूसरी जो सूरत है वो ये है कि अमेरिका और जो चाइना की कशमकश है, अमेरिका और चाइना की कशमकश के अंदर जो फ़ौजी कशमकश है उससे कहीं ज़्यादा इनकी जो कशमकश की बुनियाद है वो मईशत है, और तजारत की बुनियाद पे ये कशमकश ज़्यादा चल रही है। और चाइना की जो तजारत है इस वक्त, टोटल तजारत वो साउथ चाइना सी के ज़रिए हो रही है। साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका के 3 बहरी बेड़े इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पे ताइवान मौजूद है, और साउथ चाइना सी के दरवाज़े के ऊपर निकोबार आइलैंड जो है उसके ऊपर इंडिया ने अपना एक बहुत बड़ा नेवल बेस बनाया है।
जिसकी के सारी की सारी इस मूवमेंट की जो वजह है वो ये है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में चाइना की जो तजारत है उसको बाउंड कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए वहाँ पे। और पिछले दिनों ही आपने देखा कि जो अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो आए थे और उन्होंने जो एग्रीमेंट किया इंडिया के साथ, उसके अंदर इंडिया को सैटेलाइट्स नेविगेशन की सहूलियात दी गई और फिर क्वाड कंट्री एग्रीमेंट जो हुआ है, जिसे वो कह रहे हैं कि नेटो तर्ज का एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे, जिसके अंदर जापान है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और अमेरिका है। और इन सब ने मिल के जो इनके बुनियाद है वो है कि इसको चाइना को मुस्तकबिल के अंदर अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो इसको ब्लॉक कर दिया जाए, इसकी पूरी तजारत को। और तजारत दो तरफ़ा है, एक चाइना की प्रोडक्शन जो बाकी दुनिया में जा रही है, और दूसरी वो जो चाइना को फ्यूल मिल रहा है पर्शियन गल्फ़ से, जो जहाज़ उसके टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स फ्यूल भरते हैं और वो चाइना जाते हैं, जिससे चाइना की इकॉनमी चलती है, वहाँ पे प्रोडक्शन होती है और वो प्रोडक्शन फिर आगे पूरी दुनिया के अंदर चाइना फैला रहा है। तो इस ब्लॉकेट की सूरत में चाइना ने जो इसका अल्टरनेट ढूंढा है वो सी पैक था, कि एक ऐसी बिल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट शुरू किया जाए कि अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाता है साउथ चाइना सी के अंदर, वहाँ पे एक जंगी कैफियत हो जाती है, वहाँ पे मर्चेंट नेवी जो है वो जहाज़ों को, जो तजारती जहाज़ हैं उनको ऑपरेट करने से चाइना की मर्चेंट नेवी आजिज़ आ जाती है। तो इस सूरत में उसको दोनों चीज़ें में असर रहें। तो गवादर और कराची की बंदरगाह जो पर्शियन गल्फ़ जो हैं तो अरबियन सी के अंदर हैं, लेकिन पर्शियन गल्फ़ का बिल्कुल धाना बनता है जहाँ पे, और वहाँ तक जो आए और वहाँ से फिर सड़क के ज़रिए आगे चला जाए, उसमें चाइना तक पहुँच जाए, सिंकियांग तक, और फिर आगे चाइना के अंदर वो हो जाए। दो तरफ़ा तजारत चल सकती है इसके अंदर। और यहाँ पे इसको ब्लॉक करने के लिए इंडिया ने दौलत बेग ओल्डी, जो खुंजराब से चंद किलोमीटर दूर एक मकाम है, जो नज़दीक तरीन मकाम था, वहाँ पे एक बड़ा एयरबेस बनाया, अपना मिलिट्री एयरबेस बनाया, वहाँ पे एक बड़ी मिलिट्री प्रेजेंस की। और इसी को रोकने के लिए, इसी वजह से जो चाइना की हालिया कशमकश है, उसी सड़क को चाइना ने दो जगह से, गालवान वैली से और प्योंगयांग लेक के ऊपर, दोनों जगह पे उसको ब्लॉक कर दिया है। और ये इंडिया और चाइना की कन्फ्लिक्ट जो है वो बेसिकली इसका था कि अगर इंडिया और क्वाड कंट्रीज़ जो हैं, जिसमें अमेरिका की शमूलियत के साथ ये सोचा जा रहा था कि अगर चाइना को साउथ चाइना सी के अंदर ब्लॉक किया जाए तो उसके बाद ऐसी जो है वो स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि सी पैक जो है उसको भी ब्लॉक कर दिया जाए यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी के ज़रिए, जहाँ से कि वो तोप खाने की रेंज में आ जाती है वो सड़क। और उसको चाइना ने फिर उसको ब्लॉक करने के लिए पीछे गालवान वैली से उस सड़क को काट दिया, जो दरशोक दौलत बेग ओल्डी रोड कहलाती थी, जिसका इफ्तिताह पिछले साल किया था इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ, उन्होंने उसको इफ्तिताह किया। और इस साल वो ऑपरेशनल होने से पहले ही चाइना ने उसको ब्लॉक कर दिया वहाँ से। तो इस पूरे जो आलमी इस वक्त कशमकश चल रही है, उसमें चाइना, इंडिया भी है, चाइना अमेरिका भी है, उसका एक बहुत सिग्निफिकेंट जो रोल है वो गिलगित बल्तिस्तान बनता है, जिसके लिए इसको अब इसके कई तरह के यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर्स हैं और पाकिस्तान भी इसको हल करना चाह रहा है पूरी दुनिया की। ये बहुत इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है वो यही होती है कि चाइना के अपने मफादात भी हैं, कंसर्न्स भी हैं और बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं, और इसी तरह इंडिया के भी अपने हैं, अमेरिका के भी अपने हैं, पाकिस्तान के भी अपने हैं। लेकिन इस सारी कशमकश के अंदर जो चीज़ अफेक्ट हो रही है वो मसला कश्मीर है। बुनियादी तौर पे मसला कश्मीर जो है उसके अंदर हिंदुस्तान को ज़मीनी बरतरी हासिल है। 60% इलाका हिंदुस्तान के पास है और ज़्यादा आबादी वाला इलाका हिंदुस्तान के पास है, ज़्यादा जो रिसोर्सेज वाला इलाका है वो हिंदुस्तान के पास है। लेकिन इखलाकी तौर पे जो कश्मीरी कौम है उनको बरतरी हासिल है, और कश्मीरियों ने चूँकि पाकिस्तान को अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी, रियासत जम्मू और कश्मीर ने अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के साथ मुंसलिक की है, तो पाकिस्तान को भी इस पे एक इखलाकी बरतरी हासिल होती है। और जब भी इंडिया आज तक
अगर इंडिया का स्टैंड देखें तो वो कहीं पे भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सका। इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इंडिया कभी ये नहीं कहता कि मसला कश्मीर कोई मसला नहीं है। हमेशा इंडिया का स्टांस ये रहता है कि मसला कश्मीर बायलैटरल है। वो शिमला माइदे के तहत अब वो उसके ऊपर किसी तीसरी ताकत का उसकी जो इंटरवीन है उसको हम कबूल नहीं करते। ये पाकिस्तान और इंडिया इसे मिल बैठ के हल करेंगे। और जब इंटरनेशनल अपना लोकल लेवल पे आता है तो वो कहता है कि चूंकि पाकिस्तान के साथ उसके ये कंसर्न्स हैं, वो दहशतगर्दी है, वो जो भी क्रिएट किए हैं, इस वजह से वो पाकिस्तान के साथ कोई किसी मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं बैठ रहा। तो आज तक इंडिया डिनाई नहीं कर सका मसला कश्मीर से। लेकिन अगर आज जो कुछ भी इंडिया ने किया 5 अगस्त के बाद से, उसको भी अगर देखें तो उसके बाद से भी इंडिया की पोजीशन बहुत ख़राब है उससे। लेकिन अगर ये इस खित्ते को पाकिस्तान का सूबा बनाया जाता है, इसको पाकिस्तान के अंदर ज़म किया जाता है और यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट रूल जैसे पहले भी किसी हद तक जो है ना वो एक वायलेट हो रहे हैं, लेकिन उसे सिरे से ख़त्म कर दिया जाता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम इंडिया को मुकम्मल जस्टिफिकेशन दे देंगे मसला कश्मीर को। और मसला कश्मीर उसके बाद कोई चीज़ रहेगी नहीं। इंडिया को डिनाई करने का एक बहुत अच्छा जवाब हम मुहैया करें।